हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 50 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं काफ़ी गहराई के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, वर्गीकी का पिता हम लोग किसको कहते हैं? कायरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कायरोलस लीनियस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता कहते हैं। और दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों एक वैज्ञानिक और आया, उसके जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था? R.H. विटेकर। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को, लिनियस जो था, संपूर्ण जीव जगत को कितने भाग में बांटा था? 2 भाग में जीव जगत को बांटा था, संपूर्ण जीव जगत को। लेकिन R.H. विटेकर साहब आया ये 1969 में। विटेकर कब आया? 1969 में। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। कितना भाग में इन्होंने बांटा? इन्होंने 5 भाग में बांट दिया। ये 5 भाग कौन कौन कहलाता है? तो एक का नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलियम। आप लिख लीजिए ये पांचों नाम। मैं फिर से बोल देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेन, एनिमिलियम। ये पांचों भाग जो है कौन दिया था संपूर्ण जीव जगत का? तो आपको बताना है, क्या बताना है? R.H. विटेकर 1969 में दिया था। अच्छा, थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जीव विज्ञान के पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो पौधे जिनमें बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं, तो वे पौधे अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। और अनावृत बीजी का दोस्तों क्या अर्थ होता है? अनावृत बीजी का अर्थ होता है जिस पर आवरण नहीं हो, जिस पर आवरण नहीं हो। जिस पौधे पर, जिस बीज पर दोस्तों क्या होगा? आवरण नहीं होगा। जिस पर आवरण नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अनावृत बीजी। और आवरण नहीं है मतलब क्या है? वो नंगा है, इसलिए इस पौधे को हम क्या नाम देते हैं? नग्न बीजी पौधा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नग्न बीजी पौधा नाम देते हैं। और ब्रायोफाइट्स, दोस्तों ब्रायोफाइटा, इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और टेरिडोफाइटा, इसको पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनावृत बीजी। तो 27 नंबर का प्रश्न है, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज किया था, कौन किया था? तो जीवाणु का खोज किया था एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। और जीवाणु का दोस्तों नामकरण पूछेगा कौन दिया था? तो आपको बताना है एहरलबर्ग। क्या बताना? खोजा ये था लेकिन नाम ये दिया, एहरलबर्ग। कौन दिया? एहरलबर्ग ने दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 28 नंबर का, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो कैसा होता है? तो छड़ रूपी होता है। कैसा होता है? छड़ रूपी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जो जीवाणु आकार में, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? छड़ रूपी था। सही है ना? हाँ। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो सर्वाधिक संख्या में दोस्तों क्या पाया जाता है? क्या कीट सर्वाधिक पौधा में पाया जाता है? कीड़ा मकोड़ा नहीं। कवक ये भी नहीं पाया जाता सर्वाधिक पौधा में। शैवाल ये भी नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु सर्वाधिक पौधे में पाया जाता है, तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों शैवाल याद रखना है कि शैवाल के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इनमें सबसे छोटा जीव पूछ रहा है कि कौन सा है। दोस्तों सबसे छोटा जीव जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। ये सबसे छोटा जीव है। यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका आपको यही बताना है, माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकमा, यही इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा दोस्तों। ये तो सबसे छोटा कोशिका हो गया। सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका आपको बताना है। अगर लड़का है तो शुक्राणु होगा। क्या होगा, शुक्राणु होगा। और महिला है तो आपको क्या रखना है कि अंडाणु होगा। और दोस्तों यही जब शुक्राणु और अंडाणु का दोस्तों जब मिलन हो जाता है तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसी के द्वारा संतति यानी संतान की प्राप्ति होती है। आपको ये बात याद रखना है। सबसे लंबा कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र बताना है। तो लंबा क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा भी हो गया, सबसे बड़ा कोशिका तो आपको बताना शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताना है, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। दही को जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि दही को जमाने में लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेसिलस दिया हुआ है लेकिन बेसिलस नहीं, लैक्टोबैसिलस। लैक्ट शब्द जब भी आएगा तो याद रख लीजिएगा कि दूध या दही से संबंधित है। तो दूध और दही में पाया जाने वाला पूछेगा कि दूध और दही में क्या पाया जाता है। तो आपको क्या बताना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको याद रखना है। दूध में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु का खोज 1891 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1891 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया था, तो इवान वस्की साहब ने किया था। किसने किया था, इवान वस्की ने किया था। तंबाकू के पत्ते में, किसमें किया था, तंबाकू के पत्ते में किया था। और उन्होंने इस जीवाणु का नाम पूछेगा क्या रखा था, इसका नाम, इस विषाणु का नाम क्या रखा था। और ये किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है, इवान वस्की। और इसका नाम क्या रखा था, TMB। क्या रखा था, TMB, टोबैको मोजैक वायरस। इसलिए आप तंबाकू में देखे होंगे कि लिखा रहता है तंबाकू में TMB, टोबैको मोजैको वायरस लिखा हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। जब हम बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया यह जो रोग होता है, इस रोग में दोस्तों आपको याद रखना है कि यह रोग जो होता है दोस्तों, यह हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है, हाइड्रोफोबिया रोग, तो आपको क्या रखना है कि यह हाइड्रोफोबिया रोग में जल से डर लगता है। व्यक्ति को क्या लगता है, जल से डर लगता है। तो व्यक्ति को जल से डर पूछेगा कि किस में लगता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग में जल से डर लगता है। आपको ये बात याद रखना है। और यह रोग जो होता है दोस्तों कुत्ता काटने या बंदर काटने से होता है। और यह रोग होता है किससे, विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं। अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जब आपको कुत्ता काट लेता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है, तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी जल से डर लगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा दोस्तों ये है हाइड्रोफोबिया, एक होता है हाइग्रोफोबिया, एक होता है हाइग्रोफोबिया। अब यह हाइग्रोफोबिया क्या है, तो आपको याद रखना है कि हाइग्रोफोबिया में व्यक्ति को अधिक ऊंचाई पर जाने से डर लगता है। क्या होता है, ऊंचाई पर जाने से क्या लगेगा, डर लगेगा। ऊंचाई पर जाने से डर लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट, चेचक के लिए टीका का विकास किया था। तो चेचक के टीका का विकास सर्वप्रथम पूछ रहा है कि कौन किया था चेचक के टीका का विकास। तो आपको क्या याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने याद किया था। और इन्होंने देखा कि गांव में सभी व्यक्ति को क्या हो रहा है, चेचक हो रहा है। और सिर्फ जो व्यक्ति गाय को दोहता था उसको नहीं होता था। तो याद रखना है कि गाय दोहने वाले में पूछेगा चेचक रोग किसमें नहीं होगा, जो व्यक्ति गाय को दोहता है। और चेचक रोग हो गया लुई पास्चर।
लई पास्चर याद रखना है कि इन्होंने पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? पास्चुराइजेशन का, दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत पूछे कौन दिया था? तो लुई पास्चर ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चेचक किससे होता है? तो याद रखिएगा कि यह विषाणु से होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो इम्यूनो डिफेंसी वायरस जिसको हम लोग कहते हैं, यह किसके द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। क्षय रोग हम लोग किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। या इसी को दोस्तों हम लोग तपेदिक कहते हैं, या इसी को हम लोग यक्ष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष्मा कहते हैं, या इसी को हम लोग क्षय रोग कहते हैं। किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण से होता है। तो खसरा किसके कारण से होता है? तो जो खसरा होता है दोस्तों, वो किसके कारण से हो जाता है? तो ये हो जाता है विषाणु के कारण से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए प्रीवियस ईयर का काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पे अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाके वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पड़ा हुआ रहता है लिंक, आप उससे जा करके वहाँ पर जा करके आप PDF को ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है, यह जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह जंतुओं में होता है। अच्छा, ये और जंतु में होने वाला रोग क्या है दोस्तों? खुरपका रोग पूछेगा, खुरपका रोग पूछेगा, या मुंहपका रोग पूछेगा कि यह किस में होता है? तो यह भी रोग जंतुओं में होता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में, सॉरी दोस्तों, यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान दोस्तों एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हमको पता है कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग शैवाल के अध्ययन को हम लोग शैवाल विज्ञान कहेंगे, और इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लाइकेन दोस्तों क्या होता है? जब हम कवक और शैवाल, कवक और शैवाल दोनों को मिला देते हैं दोस्तों, दोनों को मिला देने पर हमको लाइकेन प्राप्त होता है। क्या होता है? लाइकेन प्राप्त होता है। याद रखना कि यह लाइकेन जो होता है दोस्तों, वायु प्रदूषक का सूचक होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषक का सूचक होता है। और लाइकेन के बारे में आपको याद रखना कि जहाँ होता है दोस्तों कवक, और वहीं पाया क्या जाता है दोस्तों शैवाल, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित कहने का मतलब जो अपना भोजन स्वयं को बना लेता है। तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे भी आते हैं। क्या आते हैं? हरे पेड़, सभी हरे पेड़ पौधे भी स्वपोषी हैं। और इसमें ऑप्शन में देखिए कौन कौन दिया हुआ। टिड्डा, ये स्वपोषित नहीं है। मशरूम, ये भी नहीं है। तितली नहीं है। शैवाल है। क्या है? शैवाल है, क्योंकि दोस्तों शैवाल जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। किसका करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए दोस्तों, और पेड़ पौधा भी करता है, इसलिए ये दोनों क्या है? स्वपोषित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में कौन उपयोग होता है? राइबोजियम। हाँ, मटर के जड़ में पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको बताना राइबोजियम पाया जाता है। और नील हरित शैवाल, ये भी होगा। एंजोला, ये भी हो जाएगा। और उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न की ओर जब हम बढ़े, तो अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज से दोस्तों किसका कोशिका भित्ति बना होता है? तो आपको बताना है शैवाल का। शैवाल का कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है, तो आपको क्या बताना है? सेल्यूलोज बताना है। सबसे बड़ा शैवाल पूछे दोस्तों क्या होता है, तो आप क्या क्या नाम है उसका? तो माइक्रोसिस्टस शैवाल। क्या बताना है? माइक्रोसिस्टस शैवाल। यह इतना बड़ा होता है कि इसमें दोस्तों जो जलयान चलता है समुद्र में, वो आकर के इसमें फंस जाता है और वो निकल ही नहीं पाता है, इसलिए माइक्रोसिस्टस शैवाल
को दोस्तों हम लोग अगला नाम देते हैं समुद्री दैत्याकार घास। क्या कहते हैं? समुद्री दैत्याकार घास कहते हैं। और आपको क्या याद रखना है दोस्तों, शैवाल जो है दोस्तों, इसको हम लोग समुद्री घास कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? इसको घास कहते हैं। और शैवाल के बारे में याद रखना है कि धरती पर उगने वाला दोस्तों शैवाल जो है पहला पौधा है। धरती पर उगने वाला शैवाल क्या है? पहला पौधा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो प्रश्न नंबर 44। सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होता है क्या होता है दोस्तों, यह परजीवी होता है या स्वपोषी होता है या विविध पोषी होता है। तो आपको याद रखना है कि सभी कवक जो होता है यह विविध पोषी होता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। और ये दूसरे पे आश्रित आता है कवक, तो क्या है? विविध पोषी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है गोबर पर पाए जाने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर पाए जाने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि कोर्टोकॉल्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड पूछ रहा है किसमें होता है? वो किसमें होता है? साइकस में होता है। किसमें होता है? साइकस में होता है। और साइकस को दोस्तों चीर करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? चिलगोजा। क्या प्राप्त करते हैं? चिलगोजा प्राप्त करते हैं। और इसलिए दोस्तों साइकस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। और साइकस के बारे में याद रख लीजिएगा कि साइकस के बारे में कि यह क्या है? जीवित जीवाश्म है। क्या है? यह जीवित जीवाश्म है। पूछेगा साइकस क्या है, तो आपको क्या बताना है? यह जीवित जीवाश्म है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो वो किस में नहीं होता है? तो आपको बताना साइकस में वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकस। साइकस के बारे में भी जस्ट बता करके आए हैं, तो आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी। साइकस में क्या होता है? बीज नहीं होता है और फल भी नहीं होगा। बीज नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाशपाती पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का हम लोग क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। और पूछेगा नारियल का हम लोग क्या खाते हैं? दोस्तों नारियल का हम लोग क्या खाते हैं? तो नारियल का दोस्तों हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और हाँ, नारियल का उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है या भारत में नारियल की नगरी कौन है? तो आपको क्या बताना है? केरल। क्या बताना है? केरल में होता है। आपको ये बात याद रखना है। नारियल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। चलिए 49वें नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है 49 नंबर का, वातावरण निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो वातावरण में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? आपको ये बात बताना है। दोस्तों वातावरण में जो है वो हीलियम बिल्कुल नहीं पाया जाता, हाँ ये पाया जाता है। आर्गन भी पाया जाता है। तो रेडॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों रेडॉन जो गैस होता है वो वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप आएगा। इसलिए दोस्तों रेडॉन को हम अगला नाम क्या देते हैं? भूकंप रोधी गैस। क्या कहते हैं? भूकंप रोधी गैस। किस पूछेगा किसको कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? रेडॉन को कहते हैं। यह भूकंप आने पर तब ये इस गैस की प्राप्ति होती है, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा एक गैस यहाँ पर है जेनॉन। इसको हम लोग अद्भुत गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत गैस। पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि जेनॉन को हम लोग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? तो आपको क्या बताना है? फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्बुमिन। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों आवश्यक है। अच्छा फाइब्रिनोजन दोस्तों आपको याद रखना है, जब प्लाज्मा से दोस्तों हम प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ भाग दोस्तों पूछेगा क्या कहलाता है? पूछा जाता है जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ये बात याद रखना है। और प्लाज्मा में पूछेगा कितना प्रतिशत जल होता है? तो 60% क्या होता है दोस्तों? जल होता है। आपको ये बात याद रखना है। ये
ये ब्लड का जो है दोस्तों, हाँ, प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।